बिजनेस ट्रिप विद फैसल मुबीन में आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सिस्टम 2021, जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर के लिए। और अगर मैं ट्विटर की लैंग्वेज में बात करूँ तो आजकल ये वर्ड ट्रेंड कर रहा है कि आप ईएफएस के अंदर रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। ईएफएस 2021 एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सिस्टम 2021 क्या है? आजकल बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने वेंडर से डिमांड कर रहे हैं कि आप ईएफएस में रजिस्टर्ड हो जाएं। तो आज हम बेसिकली बिजनेस टेक विद फैसल मुबीन में इसी हवाले से आपसे बात करेंगे कि ईएफएस एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सिस्टम 2021 गवर्नमेंट ने 2021 में अनाउंस की थी, और उसके अनाउंसमेंट का मकसद ये था कि जितनी भी स्कीम्स एक्सपोर्टर्स के लिए चल रही है, स्पेसिफिकली डीटीआरई और मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड की, वो एबॉलिश हो जाएंगी 2 साल के अंदर, और फिर ये पूरा सिस्टम रिप्लेस कर देगा इन दोनों स्कीम्स को। अच्छा, सवाल ये आएगा कि ईएफएस के अंदर कौन लोग जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कौन लोग रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। तो ईएफएस के अंदर बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो ऑलरेडी डीटीआरई में या मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड के अंदर रजिस्टर्ड थे, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होंगे। जो मेन जो इम्पैक्ट आया है, स्कोप जो इसका बढ़ा है, वो ये बढ़ा है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है उसको भी इस कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो इस दफा इन्होंने 3 कैटेगरीज डिफाइन की हैं ईएफएस के अंदर। एक है आपका डायरेक्ट एक्सपोर्टर, जो कैटेगरी ए है। उसके बाद जो है उसकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60% से ज्यादा एक्सपोर्ट होनी चाहिए। कैटेगरी बी के अंदर भी जो है डायरेक्ट एक्सपोर्टर है, उसकी जो है टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी का 60% से लेस देन जो है वो एक्सपोर्ट होना चाहिए। उसके अंदर फिर 2 कैटेगरीज हैं कि किसी जिसका प्रोफाइल 3 इयर्स का है या किसका प्रोफाइल 3 इयर्स से लेस देन का है। और कैटेगरी सी के अंदर जो मेजर इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है एक्सपोर्टर की अपने वेंडर्स के लिए, वो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर, यानी कि ऐसा एक्सपोर्टर जो लोकली जो है सप्लाई करता है अपने वेंडर्स को, जो कि एक्सपोर्टर है, कमर्शियल एक्सपोर्टर और टोल मैन्युफैक्चरर। तो ये 3 कैटेगरीज हैं इसके अंदर। देखिए, डीटीआरई स्कीम के अंदर जब एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता था अपना रॉ मटेरियल, तो उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर वेव की एग्जेम्पशन हासिल थी। अब वो चूंकि स्कीम खत्म हो रही है तो वो ईएफएस के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एक्सपोर्टर जो है उसको बेसिकली इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सेल्स टैक्स रिफंड की, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करते हैं और लोकल सप्लाई खरीदता है तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर उसको टैक्सेबल सप्लाई की इनवाइस देते हैं। फिर वो उसका रिफंड क्लेम करता है। वो रिफंड क्लेम होते हैं कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने के बाद। उसमें भी आप एक खास सीलिंग के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उससे एक्सेस कर नहीं सकते हैं। फिर वो रिफंड कभी डेफर्ड हो जाता है, कभी अब रिजेक्ट भी होना शुरू हो गया है। तो एक तो एक्सपोर्टर ये है, उसकी लिक्विडिटी जो है वो ब्लॉक हो रही है, उसका सारा फंड ब्लॉक हो रहा है सेल टैक्स के अंदर, क्योंकि जो आपकी पेमेंट आ रही है बाहर से वो भी अब डिले आ रही है। तो एक्सपोर्टर का तो बेसिकली मेन कंसर्न ये है कि उसके फंड ब्लॉक हो जाते हैं सेल टैक्स कीमत में, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है। और इनडायरेक्ट जो उसके वेंडर्स हैं उनको एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो भी ईएफएस में रजिस्टर्ड हो। अच्छा, ईएफएस के अंदर देखें, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर का भी इंटरेस्ट रहेगा। बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर जो है, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है ईएफएस स्कीम के अंदर, तो फिर वो जो अपनी लोकल सप्लाईज करेगा, वो लोकल सप्लाईज अगर वो ईएफएस रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर को कर रहा है तो वो उसको भी जीरो रेट के ऊपर करेगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर का भी एक मेन कंसर्न ये है कि जब वो एक्सपोर्टर को सप्लाईज देता है तो इश्यू क्या आता है कि उसकी जो पेमेंट है वो 150 डेज के ऊपर चली गई। अब वो 150 दिन के बाद जब पेमेंट मिलती है तो उसने जो गवर्नमेंट का सेल टैक्स का अमाउंट ऐड किया होता है अपनी इनवाइस पे, वो तो उसको इमीडिएटली 18 तारीख तक अगले महीने की देना पड़ता है। तो एक तरीके से उसका अमाउंट भी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है क्योंकि पेमेंटें लेट आ रही है। तो अगर इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर ईएफएस में रजिस्टर्ड होता है तो उसको आगे जब वो जीरो रेट के ऊपर देगा तो उसका जो सेल टैक्स का अमाउंट ब्लॉक हो रहा है वो भी, उसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर और आपका एक्सपोर्टर, अब इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर के लिए जो प्रॉब्लम है, बेसिकली ईएफएस बहुत अच्छी स्कीम बजाय नजर आती है, लेकिन जब आप उसको ऑपरेशनल साइड के ऊपर जाते हैं तो वो स्कीम थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। कि अब मेरे पास जो है दोनों टाइप के कस्टमर हैं। मेरे पास एक ऐसा एक्सपोर्टर भी है जो ईएफएस में रजिस्टर्ड है, और एक ऐसा एक्सपोर्टर भी है जो ईएफएस में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब मैं जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहा हूँ, जो इम्पोर्ट कर रहा हूँ, क्या आया उस रॉ मटेरियल को मैं दोनों टाइप की कैटेगरी के ऊपर यूटिलाइज कर सकता हूँ, या सिर्फ एक टाइप की कैटेगरी के ऊपर से ईएफएस रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर पे यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ मेरी अकाउंटिंग आ जाती है, क्योंकि ऐसी बात है जो चीज मैं एक बेनिफिट ले रहा हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, तो उसकी मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है। जब मैं उसकी रिपोर्टिंग करूंगा तो मुझे उस वक्त अपनी अकाउंटिंग, अपनी ईआरपी सिस्टम को अपडेट करना होगा कि जो मेरी कंजम्पशन हो रही है, जो स्टॉक मेरा आउट हो रहा है, तो जो मैंने इंपोर्ट की है उसका मुझे हिसाब देना होगा कि मैंने किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना माल मैंने
ईएफएस रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर को दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ बेनिफिट लेके उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ टैक्सेबल इनवॉइसेस के अंदर। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर मेरी अकाउंटिंग भी खराब हो जाएगी और मेरे पर पेनल्टीज भी लग जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि मेन कंसर्न इस वक्त इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर का है, क्योंकि वो दोनों टाइप की मिक्स सेल कर रहा है, ईएफएस वाले को भी कर रहा है, नॉन ईएफएस वाले को भी कर रहा है। तो वो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है वो रॉ मटेरियल जो है लोकली भी परचेज कर रहा है, उसकी जो फिनिश गुड्स बन रही है, तो उसको फिलहाल जो ऐसा कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है कस्टम के मॉड्यूल के अंदर जहाँ पे हम रिपोर्टिंग कर सकें, तो उसको अपनी ईआरपी को अपडेट करना होगा और उसको वो वेट उसके अंदर डालना होगा जो उसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त कस्टम में जमा कराया था कि अगर मैं लेट सपोज एक आउटपुट मेरा है शर्ट एक मैं बेच रहा हूँ, एक जीन्स की पैंट बेच रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो मेरा रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है, उसकी कंजम्पशन इंक्लूडिंग वेस्टेज वो सारी मेरी फिर आउट होनी शुरू होगी। और एक साथ साथ मेरा ईआरपी के अंदर जो नॉर्मल स्टॉक भी चल रहा होगा, तो ईएफएस में रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आपको अकाउंटिंग सिस्टम को भी उसी तरीके से फॉलो करना होगा।